हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदर्श इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे आपके आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के विशेषताएं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और रिपोर्ट के निष्कर्ष। इसके अलावा दोस्तों कार्बन स्टॉक, जंगल में आग लगने की आशंका और चिंताएं। ISFR 2021 निम्नलिखित से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है दोस्तों। वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण, वन निधि में वृद्धि, भारत के वनों में कार्बन संग्रह, वनों की आग की निगरानी, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण, SAR डेटा का उपयोग करते हुए बायोमास के वास्तविक अनुमान और भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट्स। चलिए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के प्रमुख बिंदुओं को। याद रखिएगा, यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वन की और कृषि वन के क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है दोस्तों। वन की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें शामिल है अत्यधिक सघन वन, माध्यम सघन वन और खुले वन दोस्तों। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में। याद रखिएगा, भारत में पहली बार वन नीति ब्रिटिश काल में 1894 में बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई दोस्तों। 1988 में इसमें अहम संशोधन किए गए हैं। इस नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% क्षेत्र को वनाच्छादित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, इस नीति के अनुसार भारतीय वनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन। ऐसे वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं और इसमें पशु चरगाहों और व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ियाँ लेने की अनुमति नहीं होती है दोस्तों। देश के कुल वन क्षेत्र टोटल फॉरेस्ट एरिया का 53% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों संरक्षित वन। ऐसे वन भी हालांकि सरकार की निगरानी में होते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वन उत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। कुल वन क्षेत्र का 29% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तीसरा है असुरक्षित वन। इन्हें अवर्गीकृत वन भी कहते हैं। इसमें वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुल वन क्षेत्र टोटल फॉरेस्ट एरिया का 18% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं ISFR 2021 के विशेषताएं। याद रखिएगा, इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, में वन आवरण का आकलन किया है दोस्तों। वर्ष 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है दोस्तों। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वन आवरण की वृद्धि हुई है। साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों में वन आवरण के क्षेत्र में कमी आई है दोस्तों। बक्सा पश्चिम बंगाल का, अन्नामलाई तमिलनाडु में है जो, और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट के निष्कर्ष को। याद रखिएगा,
पिछले 2 वर्ष में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी गई। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है। दोस्तों, वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। दोस्तों, वन आवरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। दोस्तों, याद रखिएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य। इसमें पहला है दोस्तों मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर और पांचवा है दोस्तों नागालैंड। याद रखिएगा दोस्तों, जो शब्द है वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वन आवरण, फॉरेस्ट कवर शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं मैंग्रोव के बारे में। याद रखिएगा, मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 किलोमीटर है। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जंगल में आग लगने की आशंका। याद रखिएगा, 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। इसमें से 2.81% अत्यंत अग्निप्रवण है, 7.85% अति उच्च अग्निप्रवण है और 11.51% उच्च अग्निप्रवण है। दोस्तों, वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। सभी राज्यों, जिनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। दोस्तों, चलिए देखते हैं कुल कार्बन स्टॉक। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चिंताएं। पहला है दोस्तों प्राकृतिक वनों में गिरावट। मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। दोस्तों, यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है। साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में गिरावट। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है, लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के साथ साथ मानव जनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।